सुशील बहुगुना, एग्जीक्यूटिव एडिटर एनडीटीवी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। उत्तरायणी का अनवार साहब का मौका आप मुझे यहाँ बोलने का दे रहे हैं। मुद्दा जोशीमठ का है। कई बार हमको वार्निंग्स मिल चुकी थी। ताज़ा वार्निंग जोशीमठ की शक्ति हमको मिली है हिमालयन इलाके में। मैं जो भी बोलूँगा मैं कोशिश करूँगा कि कोई नैरेटिव उसमें ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें किसी तरह का बायस ना है। और पहाड़ से मैं निकला हूँ, लेकिन पहाड़ अंदर से नहीं निकला। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहाड़ के प्रति पूर्वाग्रह न रखूँ। सबसे पहली चीज मैं जो जोशीमठ के को लेकर बोलना चाहता हूँ, मेरे पूर्व जितने स्पीकर हैं उन्होंने लगभग सारी बातें बोल दी और उसके बाद बहुत कुछ बोलने को नहीं रह जाता। आप खुद सोचिए, हम जब बात करते हैं, हम एक हिमालयन स्टेट की बात करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम दरअसल एक हिमालयन स्टेट नहीं, हम एक रियल स्टेट बन के रहें। जिससे भी आप बात करेंगे वो हिमालय में, पहाड़ में घर खरीदना चाहता है, ऐशो आराम चाहता है, नदी का सुख चाहता है, हिमालय का सुख चाहता है, बदले में देना सुख चाहता है। वो हम भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो मैदानी इलाकों में रहते हैं। और ये जो नजरिया हमारा हिमालय में देखने का है, दरअसल इसी नजरिए ने इन बड़ी आपदाओं को न्योता किया। देखने की हमारी जो मोटी नजर है, इसी ने हमारी तमाम परियोजनाओं योजनाओं को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। और स्थिति यह है कि हम एक के बाद एक बड़ी आपदाओं के बावजूद टर्निंग पॉइंट नहीं ले रहे। हमको लगता था कि केदारनाथ के बाद टर्निंग पॉइंट आएगा, नहीं आया। हमें लगा कि पिछले साल की रैणी गंगा से, ऋषि गंगा से जो आपदा आई रैणी में, तब विष्णु घाट, उससे कोई टर्निंग पॉइंट आएगा, नहीं आया। जोशीमठ एक टर्निंग पॉइंट की तरह हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि टर्निंग पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि हमने हर बड़ी आपदा को एक टर्निंग पॉइंट सुधरने का मौका बनने का जो था वो गंवा दिया। शायद हम आपसी बहस में ये भी गंवा दिया। मैं सरकार की तरफ से भी नहीं बोलूंगा, सरकार के विरोधियों की तरफ से भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जोशीमठ में जो हुआ ये आगे बहुत जगहों पर होने जा रहा है। जोशीमठ में सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि हमने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया। हमने जोशीमठ में, मतलब पूरे हिमालयन एरिया में थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं। जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। जोशीमठ में यही हुआ, थ्रेशोल्ड हमने क्रॉस किया। कई मायनों में हमने वहाँ बहुत ज्यादा निर्माण किया, 5-5 मंजिला मकान बनाए, हमने वहाँ सड़कें बनाई। आपने देखा होगा डोभाल जी की जो प्रेजेंटेशन था उसमें जोशीमठ क्यों कटा हुआ था, 5 भाग से कटा हुआ, नीचे एक रोड और विकास चाहिए तो चाहिए। लेकिन विकास किस कीमत पर, ये सवाल होता है। क्या हमको सड़कें मजबूत चाहिए कि हमको सड़कें चौड़ी चाहिए? ये सवाल भी हमारे को करना चाहिए। इन द इवेंट ऑफ एनी वॉर हमको मजबूत सड़क चाहिए होगी, चौड़ी नहीं। बरसात भी गिर जाए, किसी छोटे हिस्से गिर जाए, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन मैं मजबूत सड़क के पक्ष में हूँ। वो 5.5 मीटर की, 6 मीटर की हो, 10 मीटर की ना हो। 10 मीटर के लिए आपको 20 मीटर पहाड़ काटना पड़ता है, उतना दरक जाता है पहाड़। ब्लास्टिंग करते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने सतीश जी को और रावत जी को बोलते हुए सुना कि ब्लास्टिंग नहीं होती है। मैं खुद देख के आया हूँ, मेरे पास मेरी डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकते हैं कि ब्लास्टिंग होती है। एनीवे, वो एक इशू है। आप जोशीमठ ही नहीं, पहाड़ के तमाम छोटे बड़े कस्बे लैंडस्लाइड वहाँ से मोरेंस पर बने हुए हैं, बसे हुए हैं, जो करोड़ों साल पहले आए होंगे, लेकिन स्टेबिलाईज हो गए। उसके बाद वहाँ बसावट हुई लोगों के, लेकिन अब वो घर इतने ज्यादा बन गए हैं, इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब वो लैंडस्लाइड मटेरियल फिर इस बार डिस्टेबिलाईज हो रहा है और क्रीपिंग की शक्ल में, यानी कि ग्लाइड कर रहा है नीचे के हार्ड रॉक पर, और सिंकिंग की सब्सिडेंस की शक्ल में नीचे आ रहा है। उसका नतीजा ये है कि आज 1000 से ज्यादा मकान जोशीमठ में वो टूटने के कगार पर। ये स्थिति कर्णप्रयाग में आ रही है, ये स्थिति गोपेश्वर में है, ये स्थिति पाटा में है, ये स्थिति भटवाड़ी में है, और अन्य पर्वतीय इलाकों में ये स्थिति आने वाले दिनों में और दिखेगी। क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं, हम जहाँ बैठे हैं, वो स्टेबिलाइज लैंड मास में। मैं इस सिलसिले में काफी साल से काम कर रहा हूँ, कई लोगों से बात
तो उन्होंने कहा कि आप अपने पूर्वजों को देखिए वो क्या करते थे। उनके गांव के सारे एक जगह चिपके हुए घर होते थे, तो नहीं ये घर हमारे एक ही गाँव पर दूसरा घर हमारे। उसमें क्या इसलिए होते थे कि वो समझदार थे, आपने उनकी समझदारी को खो दिया। वो अपना घर बनाने के लिए हार्ड रॉक ढूंढते थे, एक स्टेबल लैंड मार्क ढूंढते थे। आपकी तरह 2 नाली 4 नाली जमीन और ऊपर नीचे घर नहीं बनाते, इससे सटा के ये घर बना दिया, उससे सटा के वो, सबके सोखपिन है, सबका ड्रेनेज कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, जमीन बैठेगी। यही दरअसल स्थिति हमारे साथ हुई। तो हमारे तमाम बड़े शहरों की ये दुर्भाग्य है, या हमारा दुर्भाग्य और उनकी दुर्दशा है कि स्थितियाँ इस तरह से हमारे शहरों में हो रही हैं। और जोशीमठ के बाद कई और जगह होगा, मैं इसलिए नहीं करना चाहता, बस एक पास इससे निकल करके अपने साइट और न्यूज़ पर आना चाहता हूँ। मडी वाटर जेपी कॉलोनी में जो आया, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, एनटीपीसी भी से भी नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं ऐसा जोड़ूंगा तो बायस मुझे कहा जाएगा। लेकिन वो मडी वाटर जेपी कॉलोनी में अचानक 2 जनवरी को आना शुरू हुआ, उसके 20 मीटर इधर और 40 मीटर इधर बिल्कुल साफ पानी की स्ट्रीम्स अब भी आ रही हैं। और वो पानी क्यों आ रहा है हमें नहीं पता। क्या वो पानी एनटीपीसी की टनल ने जो 2009 में पंक्चर किया एक अंडरग्राउंड एक्वीफर उसका है, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ एनटीपीसी को, बट समथिंग इज देयर। ये तय है कि एनटीपीसी की टनल ने एक अंडरग्राउंड एक्वीफर जिसमें मिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर था उसको पंक्चर किया, वो पानी निकला, कहाँ गया मुझे नहीं पता। ये पानी जेपी कॉलोनी का उसका है या नहीं, जब आइसोटोप्स टेस्ट होगा तब पता लगेगा। 4-5 अलग अलग संस्थाएं उस पानी को लेकर गई हैं। मुझे यकीन है कि हमारे वैज्ञानिक सही रिपोर्ट उस पर देंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन मुझे फिर भी एक शक इसको लेकर रहता है। तो मैं फिर भी एनटीपीसी की टनल को नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एनटीपीसी की टनल को कहना है बेवजह की बहस को बढ़ावा देना होगा। अब सवाल ये है कि क्या है कि आगे क्या हो। पिछले साल 7 फरवरी को हम लोगों ने देखा कि एक ऋषिगंगा, बहुत छोटी सी नदी, मैंने उस नदी को देखा है, जितना चौड़ा है इतनी चौड़ी नदी भी कई जगहों पर नहीं होती है। उसने कुछ ही घंटों में तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट के जो अपर हिस्सा था प्रोजेक्ट का, उसको मिनटों में उड़ा दिया। करीब 200 के आसपास लोगों के मारे जाने की बात उसमें भी नहीं मिली उनके शव। ये भी कहा जा रहा है कि जो पानी है जो ऋषिगंगा से आया वो उस टनल में चला गया, जो टनल जोशीमठ के पीछे औली के नीचे लगभग 1000 मीटर नीचे बन रही है। पानी क्या वही पानी है जो ये मडी वाटर की शक्ल में जेपी कॉलोनी में आ रहा है, लेकिन ये एक अटकल है, इसलिए मैं उसका जिक्र जरूर यहाँ पे साइंस बताएगी। अगर ईमानदारी से उसको रखा गया तो बिकॉज आई स्टिल हैव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ सो मेनी। अब मैं कह रहा हूँ कि आगे क्या हो, मतलब जो हो गया सो हो गया। क्या हमारे लिए टर्निंग पॉइंट जोशीमठ बनेगा या नहीं? हमने 2013 की केदारनाथ आपदा को देखा, कुछ ही मिनटों के अंदर बड़ी आपदा आई। एक बहुत छोटे से रीजन से वो जनरेट हुई, एक्सट्रीम वेदर इवेंट था, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन मरे लोग क्यों? वेदर ने लोग नहीं मारे, लोग हमने अपनी बेचैनी से मारे। हम नदियों के रास्ते पर बैठे, पूरा का पूरा रामबाड़ा नदी के बीच में था, वहां 5000 लोग थे, 7000 लोग थे, सब। केदारनाथ का एक बड़ा इलाका नदी के कैचमेंट में, वो सारा का सारा नदी ने मिनटों में बहा दिया। नीचे गौरीकुंड का इलाका, चाहे सोनप्रयाग का इलाका या नीचे रामपुर का इलाका, सारा इलाका मिनटों में पानी ने उड़ा दिया। ये वो स्ट्रीम्स थी जिनमें पानी बहुत कम था, जिनमें अमूमन देखकर लगता है कि बहुत ही निर्दोष और बहुत ही प्यारी सी नदी है, तो कभी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हिमालय में ये नदियां जिस समय इनका मन होता है, जिस समय इनमें ताकत अचानक से भर जाती है, उस समय मचल जाती है, अपने रास्ते में आने वाली बड़ी बड़ी आपदाओं को भी नहीं देखती, सब उड़ाते हुए। केदारनाथ की आपदा आपने देखी, ऋषिगंगा की आपदा भी वैसी छोटी सी नदी है। वो रौंटी घाट के रौंटी पीक से एक बहुत बड़ा चंक रॉक का, बहुत बड़ा, इसकी 100-200 मीटर के आसपास उसका लैंड पर ये गया, तो उससे ज़्यादा 2 किलोमीटर नीचे गिरा। उसने एक ग्लेशियर को फाड़ा, वहाँ से जो एनर्जी स्टोर हुई वो एक बिल्कुल मचलती हुई और उफनती हुई नदी की शक्ल में नीचे आई, और थोड़ी सी देर में हम वो सारी चीज़ें देखी। अब मेरा अगला वो ये है कि हो क्या रहा है। दरअसल हम संवेदनहीन क्यों? संवेदनहीन हम इसलिए हैं कि हमने हिमालय की विशिष्ट पारिस्थितिकी को अपनी नज़रों में नहीं रखा। मैदान में जिस तरह से मोटी समझ का विकास हमारा है, उसी मोटी समझ से हम हिमालय में भी विकास करना चाहते हैं। जबकि हिमालय की विशेष परिस्थितियाँ हैं। मेरे 2 बड़े ही विद्वान साथियों ने कहा कि हिमालय को कांच का टुकड़ा नहीं टूट जाएगा, ये मैं भी मानता हूँ।
एक्सट्रीम इवेंट्स की तमाम गुंजाइशें भरी हुई हैं मोरेंस की शक्ल में। मैं वही आपको कुछ बताना चाह रहा था कि ये तस्वीर मैं लास्ट में दिखाना चाहता था, सबसे पहले आ गई क्योंकि हमको इसी के लिए बचाना है जो करना है। तो दरअसल हिमालय में क्या है कि मेरे से ज्यादा जियोलॉजिस्ट जो साथी हमारे को जानते हैं, मैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा। हिमालय में अरबों टन मलबा आसमान में हिमालय के ऊपरी इलाकों में पड़ा हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा कि ये एक तस्वीर है। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री से, मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं कल जोशी मठ से आया, डॉक्यूमेंट्री से मैंने कुछ शॉर्ट्स निकाले। ये पूरा हिमालयन आर्क है जिसको आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर असम नॉर्थ ईस्ट तक है। ये पूरी आर्क जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा बेचैन है। यहाँ हिमालय में जमीन के नीचे भूगर्भीय गतिविधियां बहुत ज्यादा तेजी से होती हैं। कांगड़ा में 1905 में एक बड़ा भूकंप आ चुका है 8 के स्केल का। बिहार में 1934 में आ चुका है, शिलोंग में आ चुका है, असम में आ चुका है, इधर जम्मू कश्मीर में भी कुछ ही साल पहले आया है, नेपाल में भी कुछ ही समय तक आया है। हिमालयन आर्क में इसमें दिखा रहा हूँ कि इसमें उत्तराखंड वाली आप येलो नारंगी लाइन देख रहे हैं, इसमें पिछले 500 साल में 8 फुट से ऊपर का भूकंप नहीं आया। यानी कि पूरी की पूरी आर्क जो हिमालयन हमारी जो बेल्ट है वो जब चाइनीज बेल्ट से टकरा रही है तो यहाँ पूरे में भूकंप आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ नहीं आया। और यहाँ एनर्जी स्टोर है इस पूरे एरिया में, जो नारंगी एरिया है इसको सेंट्रल साइक्लिक कैंप हो। और जानकारों का कहना है कि यहाँ कभी भी, क्योंकि बहुत मैसिव स्टोर्ड है जमीन के नीचे, तो कभी भी किसी भी बड़े भूकंप की शक्ल में आ सकता है हमारे सामने। और भूकंप 8 के रिक्टर पैमाने 8 के स्केल का भी हो सकता है, क्योंकि 400-500 साल में नहीं आया। इन सभी जगहों पर 8 के स्केल के भूकंप आ चुके हैं। ये एकमात्र जगह है जो अटकी पड़ी है, समझ लीजिए कि किसी भी दिन जाएगी, वो अगले 10 सेकंड में आएगी, अगले 100 साल में आएगी, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये हमको बताता है कि हमें जितनी भी अपनी निर्माण की गतिविधियां करनी चाहिए, जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करनी चाहिए, इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए करनी चाहिए कि हमारे नीचे की जमीन अस्थिर है। यहाँ हम वो महल चौबारे न बनाएं जो मिनटों में ढह जाए और फिर धोएं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत गंवा दी, करोड़ों अरबों रुपए गंवा। जापान इस सबको सीख करके अपना एक विशिष्ट तरीके से मकान बनाता है, या दुनिया के तमाम देशों में उस तरह की निर्माण की गतिविधियां होती हैं, बिल्डिंग आर्किटेक्चर उनका देखो। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है और उसका हम इसलिए ये फिर एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ। ये जो एरिया है चमोली जोशीमठ के नीचे, इसके यहाँ नीचे से मेन सेंट्रल थ्रस्ट गुजरता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जमीन की वो बड़ी दरार है जो हिमालय और उसके टकराने से बनी और इसने हमारी वाली प्लेट को तोड़ा है बहुत बुरी तरह। और ये जोशीमठ के नीचे चमोली से लेकर मालवा तक उधर उत्तरकाशी तक जाती है। यहाँ जमीन में बहुत तेज गतिविधियां हैं। ये गतिविधियां कभी भी भूकंप की शक्ति में आएंगी। ये ठीक इसलिए बताया कि जोशीमठ से नीचे से अब ये मैं एक वीडियो ये था बेसिकली वीडियो की तरह बना किस तरह इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से बनी और जब दोनों प्लेट आपस में टकराई तो नीचे टकराने से जो एक तरह से सलवटें बनी वो हिमालय है। तो इसको और ज्यादा करने की वो नहीं। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि एक तो हमारी वो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज जितने भी भविष्य में हों वो आर्किटेक्चर हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की शक्ल में हो, उसमें मॉडर्न साइंस हो। हमारे पुराने लोगों ने जो घर बनाए वो बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स में भी टिके रहे। मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाऊंगा, मैं इसका ऑर्डर नहीं कर पाया। रैथल की अगर आप आर्किटेक्चर को देखेंगे या आप कोटी बनाल के आर्किटेक्चर को देखेंगे, यमुना घाटी में रवाई लोगों ने बहुत खूबसूरत मकान बनाए हैं, सहेज कर रखे। मुझे लगता है ब्रिटिश परिवार जहाँ ज्यादा पढ़ाई लिखाई होगी उन लोगों ने अपने घर पहले छोड़ दिया और पहले तोड़ दिया। तो उन घरों को अगर आप देखेंगे तो वहां पता लगता है कि किस तरह से हमारी विरासत है उसने हमारी हिफाजत की। लकड़ी और पत्थर के ऐसे मकान जिनके बीच में इस तरह के जॉइंट्स हों जो इन दी इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक झूल जाए, इलास्टिसिटी हो उसमें, लेकिन टूटेगा। उत्तरकाशी का जब भूकंप आया तो उत्तरकाशी में नई बड़ी इमारतें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारतें सारी ईंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर थे, वेरी रिजिड स्ट्रक्चर जो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होते। जबकि आपके नीचे की जमीन कभी भी हिल सकती है, तो आपको इलास्टिक स्ट्रक्चर बनानी चाहिए जो हमारे पुरखे बनाते थे। हमारे घर इसलिए गिरते हैं क्योंकि उनकी छत भारी होती है। तो मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके क्या हम छत हल्की कर सकते हैं? क्या मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं कि वो मकान और ज्यादा बेहतर हो जाए? हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसमें मॉडर्न साइंस मिक्स कर दूं।
लेकिन हमने दिल्ली और बम्बई की तरह अपने सारे घर ईंट कंक्रीट के बनाने शुरू कर दिए। हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जानने वाले लोग भी धीरे धीरे खत्म हो गए। शायद जोशीमठ से हम लोग सीखे तो कुछ लोगों को हम बचा पाए और उस कला को भी हम आगे के लिए अपने पास रख पाए। वो एक इसलिए बड़ा इशू है। मेरा मानना है कि जोशीमठ में अब जो भी नया निर्माण हो और जिसको हम थोड़ा स्थायी माने, वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर प्लस मॉडर्न साइंस का मिक्स हो, जिसमें हमारे पुराने लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि लोग हमको हमारे ईंट कंक्रीट के मकान और उन बड़े होटलों को देखने के लिए तो ये देखने आते हैं कि हम ट्रेडिशनली कैसे रहते हैं। मैं उस पर्यटक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो लाजपत नगर से कहीं से चलता है, कहीं से सामान लेके जाता है, पहाड़ की लोकल इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, वहाँ से न कुछ खरीदता है, न वहाँ वो करता है, वहाँ गंदगी करके लौटता है। मैं उस पर्यटक को डिस्करेज करना चाहता हूँ, चाहे मैं फायदा। मैं वो पर्यटक की ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि जो हमको देखने आता है कि लोग कैसे रहते हैं, हमारी रीति रिवाज कैसे हैं, हमारी भाषा कैसी है, हमारी वेशभूषा कैसी है, हमारा इलाका पारंपरिक रूप से कैसा है। आने वाले दिनों में इस तरह के समझदार पर्यटक बने। उत्तराखंड को हमें ऐसे पर्यटकों के लिए बनाना चाहिए कि उनका स्वागत करें। हम ये अनचेक्ड टूरिज्म का कोई मतलब नहीं। ये अनचेक्ड टूरिज्म आपको बर्बाद करके लौटता है, चाहे वो जिस शक्ल में हो, चाहे वो धर्म की शक्ल में जाए, चाहे वो सैलानी हो, उस पर कोई चेक नहीं होता। तो आपको जाकर के अगर किसी कोई चौकता गया तो जाकर के ढाल पे जाके नीचे देखे क्या भयानक गंदगी पड़ी। अपने हर बड़े शहर को आप देखेंगे इस तरह की गंदगी पहले तो हम करते हैं, फिर हमारे आने वाले वो मेहमान करते हैं, जो कभी भी हमारी सेंसिटिविटीज को समझते हुए नहीं है। ये फिर एक लंबा इशू है, लेकिन इस पर मैंने अपनी बात रखी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप हिमालय में देखेंगे, मैं फिर कुछ लोग मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हिमालय को उसकी सेंसिटिविटी के लिहाज से भी हमें हैंडल करना होगा। उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से हैंडल करना होगा। बहुत ऊंचे इलाके पैराग्लेशियल जोन्स यानी 2500, मतलब अगर आप जोशीमठ जाएंगे और उससे आगे जाएंगे मलारी या इनके आसपास आपको बहुत बड़ी परियोजनाएं नहीं बनानी चाहिए। इसलिए नहीं बनानी चाहिए क्योंकि आपने केदारनाथ देख लिया, इसलिए नहीं बनानी चाहिए कि आपने ऋषिगंगा देख लिया, इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए कि हिमाचल में पारिशु बेग पड़ी वो आपने देख लिया। होता क्या है, हिमालय अपने साथ तबाही का एक बहुत बड़ा सामान लेके रखा है, उसको मोरेन्स कहते हैं, जो आप यहाँ पर देखेंगे। ये बेसिकली हिमालय का वो इलाका है जहाँ पर कि धीरे धीरे पास में ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स रिट्रीट करते गए। जब ग्लेशियर्स रिट्रीट करते हैं, बर्फ निकलती जाती है, तो बर्फ के नीचे जो चीज वो छोड़ते हुए जाते हैं उसको मोरेन्स कहते हैं। वो लूज बोल्डर्स होते हैं, लूज रॉक्स होती हैं, लूज सेडिमेंट्स होते हैं। वो उनको होल्ड करने के लिए अब बर्फ नहीं, और पिछले 1000 साल में या ये कहें आइस एज आई, फिर देखिए आइस एज आई, उसके हिसाब से ग्लेशियर्स भी रिट्रीट करते हैं और एडवांस होते हैं। वो ग्लेशियर्स जब पीछे जाते हैं तो इस तरह से आपको मैं स्लेट में दिखाऊंगा कि ये जो आप चट्टानी जगह चट्टान सी देख रहे हैं जो पूरा पड़ा हुआ है, ये मोरेन्स हैं। ये मोरेन्स करते क्या है, ये पूरे हिमालय में हाई हिमालयाज में बैठे हुए हैं 2500 मीटर और उससे जहाँ पहले ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स की आइस पीछे हटी, उन्होंने जिन रॉक्स को होल्ड किया हुआ था वो रॉक्स अब लूज हो गए। बहुत बड़ा सेडिमेंट है बोल्डर्स की शक्ल में, और इन दी इवेंट ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे कि केदारनाथ में हुआ, ये सारा सेडिमेंट पानी के साथ नीचे आता है। ग्रेविटी उनको उन्हीं रास्तों से लेकर आती है जो करोड़ों साल में नदियों ने तैयार की, क्योंकि वही रास्ते बचे हैं, और उन रास्तों से जब ये सेडिमेंट आता है तो तबाही किस शक्ल में होती है। हमने केदारनाथ देखा, केदारनाथ में जो भी है वो सेडिमेंट्स है ऊपर हाई हिमालयाज का। आप यहाँ देखेंगे ये वो सेडिमेंट है। अब मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं यहाँ गया था, ये खीरोगाड़ जगह है। जेपी का जो प्रोजेक्ट है विष्णु गंगा वाला, उससे ठीक पहले ये एक बहुत खूबसूरत सा इलाका था जो 2013 में 16 जून से ठीक पहले देखेंगे, ये जो ए वाली बिल्कुल ग्रीन बहुत ही खूबसूरत घाटी, कुछ ही घंटे के अंदर घाटी ऐसी हो गई। ये कुछ घंटे का मतलब यानी जैसे वो एक्सट्रीम इवेंट ट्रिगर हुआ, उसने इस खूबसूरत सी घाटी का हाल ये कर दिया, और आज ये घाटी ऐसी है 2013 के बाद से 10 साल बाद। ये जो सारा सेडिमेंट आया है वो वही सेडिमेंट है जो ऊपर हिमालय में है, जिसको मोरेन्स बोलते हैं, लूज सेडिमेंट्स, बोल्डर्स, रॉक्स। ये नीचे ही जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ग्रेविटी काम करती है, नेचुरल फोर्स काम करती है। तो ये जो नीचे आएगा तो इसमें क्या किया, इसमें जेपी के उस डैम के उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। जेपी का वो डैम फिर दोबारा, क्योंकि वो इंसान है सबसे ताकतवर, फिर बना रहे थे किसी चीज को, लेकिन ये सब फिर नीचे आने को तैयार बैठे। ऋषिगंगा में यही हुआ, वो जो आपने देखा भयानक चट्टानें आती गई,
उन चट्टानों ने अपने साथ सबसे पहले तो रैनी हमारा एक बहुत ही जिसको बोलेंगे ऐतिहासिक महत्व का गांव था, गौरा देवी का गांव है जिन्होंने चित्तौड़ में शुरू किया। वो गांव धंस रहा है क्योंकि उसके नीचे रैनी नाम की परियोजना बनी। वो परियोजना ऋषि गंगा ने उड़ा दी, मिनटों में उड़ा दी। आपको अब कुछ नहीं मिलेगा, उसका कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। कुछ जो कंस्ट्रक्शन हुआ होगा टूटा हुआ वो दिखेगा। उसके ठीक बाद आपका तपोर विष्णुगाड़ का प्रोजेक्ट है, उसके साथ क्या किया बनाने की जरूरत नहीं। इस तरह से लोग भागते हुए दिखे, लेकिन पानी उनको लेके चला गया। अगर लोग दिमाग में तस्वीर अभी ताज़ा होंगी तो जो उसका डैम की जो वॉल बन रही थी, उस वॉल के ऊपर 2500 आदमी इधर से उधर भाग रहे थे, लेकिन पानी उनको सीधे अपने साथ ले गया। अगर हमारे को चीज दर्द नहीं देती तो कोई चीज नहीं दे सकती। तो ये पूरी बड़ी परियोजनाएं जो है यहाँ पर बनाने की मेरे को लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस शक्ल में नीचे आती है, फैन की शक्ल में नीचे आती है। फिर पानी के साथ आप देखेंगे उसमें स्ट्रीम्स बहुत छोटी है, लेकिन जब स्ट्रीम बहुत बड़ी आती है तो अपने साथ पूरा तबाही का सामान लेकर नीचे की ही तरफ आती है। यहाँ आप देखेंगे ये ऋषि गंगा है, उधर रौंटी गाड़ ऊपर की तरफ। रौंटी गाड़ बहुत छोटी सी गाड़, तो छोटी गाड़ बहुत बड़ी नहीं होती। वो अपने साथ इतना पानी लाई कि उसने ऋषि गंगा का रास्ता रोक दिया। उधर आप देखेंगे ब्लू कलर से वो ज्यादा बड़ी नदी इसका रास्ता रोक दिया। यानी पहाड़ी नदियां इतनी ताकतवर होती है, छोटी नदी अगर क्रोध में हो, क्रोध का मतलब मैं सिंबॉलिक यूज कर रहा हूँ, अगर कोई एक्सट्रीम इवेंट उसमें आ जाए तो बड़ी नदी का रास्ता रोक देगा। ऐसा ही धौली गंगा के साथ हो चुका है पास। और ये सारी वो नदियां हैं जो विकराल रही हैं ऐतिहासिक तौर पर, इनमें एक्सट्रीम इवेंट्स आते रहे। और ये एक्सट्रीम इवेंट्स अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर ये देखिए सेडिमेंट का डिपॉजिट 7 फरवरी के बाद, सेडिमेंट जो मैं कह रहा हूँ ऊपर से 20 से 30 मीटर है वहां पर, 20 से 30 मीटर ऊंची वॉल कुछ ही मिनट्स में बन गई ऋषि गंगा के मुहाने पर। यानी इतना सेडिमेंट वहां ऊपर से आया। तो ये जो सेडिमेंट ऊपर से आया है, इस सेडिमेंट ने बेसिकली उस तबाही को न्योता किया। हायर हिमालयाज में एमसीटी और उसके अभाव, इसीलिए बहुत बड़ी परियोजनाएं नहीं बनी। हम क्या छोटी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बना सकते? और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये अनवायबल हो जाएगा कुछ ही समय में। अनवायबल क्यों होगा, इसके लिए भी मेरे पास डेटा है। 2030 तक हमको अपना एनर्जी मिक्स ऐसा करना है कि 50% रिन्यूएबल हो और 50% हमारा जो फॉसिल फ्यूल हो। ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य में आप देखेंगे तो हमने पिछले कुछ समय में जो हासिल किया है वो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत तेजी से हमारा आगे बढ़ा है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 4 लाख मेगावाट के आसपास है, जिसमें कि लगभग 1 लाख से ऊपर, 4 लाख में से 1 लाख मेगावाट से ऊपर, यानी 27-28% के आसपास, 30% के आसपास रिन्यूएबल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वो इतनी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। रिन्यूएबल आपको अगले 2030 तक इतना ज्यादा तेजी से मिलेगा कि आपको लगेगा कि आपने इन इलाकों को बेवजह बर्बाद कर दिया, क्योंकि 1000 साल में इन इलाकों को आप रिक्लेम नहीं कर पाएंगे, जिनको आप इस जल्दबाजी में कर रहे हैं कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पावर्स आर नॉट क्लीन एनर्जी। अमेरिका में कई बांध तोड़ दिए गए। हम अमेरिका और रशिया के हिसाब से अपनी नीति न बनाएं। उनके पास बहुत बड़ी जमीन है डुबाने के लिए। हमारे पास जो कुछ है वो बहुत ही कम है और बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट से जरूरी है, हमारी पानी की आवश्यकताओं से जरूरी है। दिल्ली को पानी चाहिए तो टिहरी डैम, कहीं सिंचाई चाहिए तो टिहरी डैम। उत्तराखंड के लिए तो खैर कुछ भी नहीं है, श्रीनगर का डैम है, टिहरी का डैम है। और टिहरी के डैम की एक और चीज बताना चाहूंगा, मैं डैम विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी हम बनाए कम से कम इस तरह का तो हो कि हमारे काम आए। टिहरी डैम का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको कि टिहरी डैम से हमने इतना बड़ा अपना टिहरी इलाका डुबा दिया। उत्तरकाशी मलेरी तक हमने 80 किलोमीटर लंबी एक झील बना दी। उसके दोनों तरफ एक वीरान बंजर इलाका बना दिया। उनके नीचे की जमीन अब कटती रहती है, गांव विस्थापित हुए, सब कुछ हुआ। एनीवे अगर हमको मानवीय त्रासदियों से फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट तो हमको देखने चाहिए। हमने ये वादा किया था कि हम 2400 मेगावाट का टिहरी डैम बनाएंगे। 2400 मेगावाट का टिहरी डैम जब बना तो आज असलियत क्या है, अब तो बन गया, जितने भी विरोध हुए वो सारे दरकिनार हो गए। 1000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टिहरी। 400 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कोटेश्वर, 1400 मेगावाट। 1000 मेगावाट नहीं बन पाया, और मैं सही कहूँ तो कभी नहीं बन पाया। आप 1000 मेगावाट में कितना इंस्टॉल कर रहे हैं, आप चाहे तो DSTC की साइट पर देख लीजिए। 80% प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर है, यानी कि अगर आप 100 दिन काम करते हैं तो 80 दिन माने 20 दिन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब मेंटेनेंस के लिए रखा है। अगर 80% प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर है तो आप 434 मेगावाट की बिजली का उत्पादन कर रहे हैं।
आपने हमसे ये जमीन 2000 मेगावाट के वादे पर की, मुझसे नहीं, हिमालय से। हम तो कौन होते? आपने क्या दिया? 434 मेगावाट। यही हमारा वादा था, 1200 मेगावाट तो मिलता। ये बताता है कि दीज बिग। सर एक वैगन आर खड़ी है बाहर 30-24 है किसी की? गवर्नर सर आ रहे हैं। वैगन आर 3024 जी किसी की है प्लीज? CL9CA। वैगन आर 3024 कोई वैगन से आया है? पहले ये बताओ, वो आया तो चले सर गए। वो तो चाबी यहाँ कोई नहीं सर। सॉरी सर। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूं। हमको जिनसे फायदा मिले वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कम से कम हम व्यापारी भी लॉस और प्रॉफिट देखता है, हम लॉस प्रॉफिट ही देखते हैं। अगर मानवीय त्रासदी नहीं देखता। 434 मेगावाट के लिए हमने वो पूरा हंगामा किया 50 साल तक। हाँ ये TNGC की वेबसाइट से आप मैंने उठाया, मेरा आंकड़ा नहीं है। सही है और- सर, बिल्कुल सही। और आप उसको अगर मैं इसको 100 डेज में कर दूं, मतलब इसको 100% पे कर दूं, 80% PF की वजह से कर दूं, तो ये 350 आ जाएगा। यानी आपने 350 मेगावाट के लिए इतना बड़ा टीडी डैम बनाया, वो शहर डुबाया, आपने उत्तरकाशी, मरेली, भाली तक झील बना दी। आप खुद देखिए, आप श्रीनगर जब जाते हो, पहले हम लोग जाते थे, बच्चे थे, बस में जाते थे, विस्थापित कर दिया। बहती हुई नदी में आज पूरी एक बिल्कुल रुकी सड़ी पीली हरी झील है, जिसके अंदर अब मुझे लगता है कि उसका इकोसिस्टम भी ऐसा बर्बाद हो चुका होगी, मछलियाँ भी खत्म हो रही। हमने अपस्ट्रीम जितने भी तरह से जाने वाले जलीय जंतु उनको ये हमने सब जगह कर दिया। हमने अपने पहाड़ी बर्बाद नहीं किए, हमने अपनी नदियाँ भी बर्बाद की, और हमको मिल कुछ नहीं रहा है। ये टिहरी डैम उसका एक बड़ा उदाहरण है। और उत्तराखंड को तो और कुछ नहीं मिल रहा। आप बताइए TSDC से उत्तराखंड को क्या लाभ मिलता है? श्रीनगर के डैम से उत्तराखंड को कितनी बिजली मिलती है? उत्तराखंड के लोग नहीं है, लोग मान के चलते हैं कि उनको गिरा दीजिए, खत्म कर दीजिए, अपना हिमालय तो बचाइए। दूसरी बड़ी चीज, अब इसमें ये टिहरी में PSP जो है, पंप स्टोरेज से जो जनरेशन होता है, ये कहते हैं टिहरी वाले कि 1000 मेगावाट जो बाकी हमको जनरेट करना है वो हम पंप स्टोरेज से करेंगे। उसमें उनकी साइट लिखता है कि 1321 मिलियन यूनिट एक ईयर में जनरेट करेंगे हम, जब वो स्थापित होगा 1000 मेगावाट। लेकिन उसके लिए आपको पानी ऊपर ले जाना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। उसके लिए एनर्जी लगेगी 1651 मिलियन यूनिट। यानी आपको पानी ऊपर ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है, आपको पोटेंशियल एनर्जी से कम वो मिलेगा, एनर्जी बिजली मिलेगी। तो अनवायबल है, आपकी साइट लिख रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हायर हिमालयाज में अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में बैठ करके कुछ नेता, कुछ अफसर, कुछ बड़े ठेकेदार, कुछ बड़े बिल्डर तय कर लें कि हमें वहां से ये दूध निकालना है, तो आप निकाल तो लोगे, लेकिन वो मर जाएगी वो गाय, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी वो नहीं है। आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए किसी परियोजना को बनाना चाहते हैं या अगले 100 साल के लिए बनाना चाहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे एनर्जी मिक्स में 30% हो गया, 2030 तक वो 50% हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो पावर इज नेवर क्लीन एनर्जी, दुनिया में उसे क्लीन एनर्जी नहीं माना जाता, क्योंकि वो आपकी नदी को मारती है, वो आपके पहाड़ को मारती है, वो आपके इकोसिस्टम को मारती है, उसके अंदर रहने वाले जंतु मरते हैं, उसके बगल में रहने वाले जंगलों के जंतु मरते हैं। आप पंचेश्वर डैम देख लीजिए, अनवायबल है, कभी नहीं बन पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ कि मैंने उस पर डॉक्यूमेंट्री की है। वेबकॉस एक बहुत बड़ी संस्था है, अगर वहाँ का कोई अधिकारी हो तो उससे माफी चाहता हूँ। उन्होंने बहुत फर्जी EIA बनाकर उसकी दी, उस EIA को उस डॉक्यूमेंट के बाद फिर से बनाया गया। अगर इस तरह की चीजें होंगी कि हमको कुछ करना ही है, तो ये गलत है। मेरा मानना है कि हम अपने भविष्य के साथ बेईमानी न करें। जो मैंने बाकी तस्वीरें देखी, तो मेरा कहने का सिर्फ इसमें यह है कि हम जो भी बनाएं उसकी कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए बनाएं। हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत अच्छी समझ दी थी, उस समझ में मॉडर्न साइंस को मिक्स करें, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को। जोशीमठ की जो इमीडिएट आपदा है, जोशीमठ की जो इमीडिएट आपदा है, उसके बाद लोगों का बेस्ट रिहेबिलिटेशन हो, उनके साथ किसी तरह का मोल भाव न किया जाए। उन लोगों ने, जोशीमठ वो इलाका है जहां हमारे बॉर्डर इलाकों के लोग हैं, नीति माणा वैलीज के लोग रहते हैं, ये हमारे बॉर्डर के पहले प्रहरी हैं। इन लोगों की हसरत, जैसे हम लोगों की हसरत होती है दिल्ली में घर बन जाए, लेकिन हमारी औकात नहीं है कि हम दिल्ली में बना पाए, तो हमने गाजियाबाद में बनाया। किसी का होती है हसरत की वो देहरादून में घर बनाए, किसी की होती है हसरत की वो अपने पास के शहर में बनाए। तो जोशीमठ नीति और मलारी के लोगों का देहरादून है। उन्होंने अपने लिए वहाँ घर बनाए, अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, उनके स्वास्थ्य की छोटा मूलभूत व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं। सैकड़ों गांव हैं जो बॉर्डर के वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने 50 साल में अपने घर बनाए। ये जरूर है कि हमने उनको समझदारी नहीं दिखाई, तो उन्होंने 5-5 मंजिलें बना ली।
क्योंकि किसी के पास पैसा आया, किसी के पास कुछ आया, तो हम उन्हें चाहते रेगुलेट कर सकते थे, हमने नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि अब कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हुआ, टूट रहा है, लेकिन टूट रहा है तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी मोल भाव नहीं करना है, हम उनको कैसे बेस्ट पैकेज दिला सकते हैं, रिहेबिलिटेट करें, उनको एक स्टेबल लैंड दिलाएं, क्या कहाँ आसपास हो सकती है। मोल भाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं उस आंदोलन को बहुत करीब से समझ रहा हूँ, उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। उस आंदोलन को बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट के आधार पर तोड़ने की कोशिश हो रही है। उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले शानदार लोगों पर रासुका लगाने की बातें हो रही हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बेईमानी करेंगे, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं, किसी भी पार्टी में हो, वो उस पूरे इलाके के लिए, हमारे देश के लिए उतनी ही देशभक्ति से बने। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को होता हुआ दिख रहा है तो बहुत करीबी से। तो हम इस तरह के घर बनाते हैं। ये हमारे कोटी बनाल आर्किटेक्चर है, रवाई घाटी में है। ये घर जो है पिछला करीब इसकी 400-500 साल इसकी आयु है। लकड़ी और पत्थर का मिक्स है। पिछले 400-500 साल में जितने बड़े भूकंप आए उनमें घर बन गए। 5 स्टोरी है सर इसकी? जी 5 स्टोरी। पंचपुड़ा बोलते हैं। हाँ, इसको पंचपुड़ा ही बोलते हैं। उसको लकड़ी और पत्थर दोनों का मिक्स है। ऐसा ही ये गांव, ये रैथल में है, उत्तरकाशी में। ये भी 4-5 मंजिला है, ये भी नहीं टूटा, 400-500 साल पुराना। इससे ये तो पता लगता है कि हमारे पुराने लोगों के पास कुछ तो था। हम उनसे सब चीजों में आगे निकल गए, लेकिन समझदारी में शायद उनसे आगे। ये अगर आप पूरी रवाई घाटी में जाएंगे तो वहाँ 2 मंजिले के मकान आपको इस तरह के मिलेंगे, बहुत खूबसूरत। आज जो समझदार पर्यटक है वो ये देखने जाता है, तो मसूरी या उसके होटल देखने जाता है, उससे बड़े होटल को यहाँ नहीं जाता। समझदार पर्यटक जो अपने साथ यहीं से शराब लेके जाता है, यहीं से सामान लेके जाता है, उत्तराखंड की आर्थिकी में कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैं ऐसे पर्यटक का स्वागत करना नहीं चाहता। आप कोई भी कुछ भी कहे, क्योंकि ऐसा पर्यटक न आपकी इकोलॉजी को बचाता है, न आपकी इकोनॉमी को। वो आपके लोगों की परवाह भी नहीं करता, उनकी संवेदनशीलताओं की परवाह नहीं करता, उनको बेइज्जत करता हुआ आता है, उसकी नहीं परवाह। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा पर्यटक आए। हमें पर्यटक समझदार चाहिए। समझदार पर्यटक ज्यादा पैसा, ये पर्यटक आपकी अपनी गाड़ी का धुआं वहां छोड़ता है, यहीं से पेट्रोल भरा के जाता है, यहीं से सामान गाड़ी भर के जाता है, मतलब वो कुछ भी आपकी इकोनॉमी और इकोलॉजी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, जो भी करता है नुकसान कर जाता है। तो हमको क्या इस तरह के पर्यटन को समझदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी की पहली चिंता ये थी कि ज्यादा मत बताइए जोशीमठ के बारे में, पर्यटक भाग जाएगा, पर्यटक आएगा नहीं। मतलब मैं बुलेटिन कर रहा था, मैंने कहा कि आपको पता नहीं है धामी साहब कि अब पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि आपदा पर्यटन हो गया। अब लोग देखने आते हैं कि हुआ क्या था। ऐसे इंसेंसिटिव लोग हैं हम कि ये देखने आते हैं कि हुआ क्या था। तो पर्यटन किसी हाल में खत्म नहीं होगा। पहाड़ से पहाड़ टूट जाएंगे, नीचे से गाड़ियां जाएंगी, लोग पर्यटन करके आएंगे, लेकिन हमारे को ऐसे पर्यटकों को बढ़ावा देना है जो हमारी सेंसिटिविटीज के हिसाब से काम करें। हमारी इस तरह की क्योंकि आप सारे बड़े अधिकारी लोग हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को आगे बताएंगे कि बॉस ये तो हमारा मतलब पॉलिसी चेंज होना चाहिए। हम हर तरह के, और क्यों नहीं हम सिक्किम की तरह कर सकते। सिक्किम नहीं करता इस तरह के पर्यटकों का स्वागत। लेह में नहीं होता है, भूटान नहीं करता है, बचे हुए हैं हमारी तरह नहीं करता। क्या हम रौंद देने के लिए हैं? क्योंकि दिल्ली और देहरादून की मोटी आंखों को कुछ दिखता नहीं है। तो ये, और ऐसा नहीं मोदी जी को पसंद नहीं होगा, उन्हें कोई बताए तो। जमीन और मोदी जी के बीच में ऐसी लेयर बन गई है कि उन तक सही बात पहुंचती नहीं। मैं इसके लिए मोदी को उनको नहीं मानता जिम्मेदार, कोई बताए तो उन तक। लेकिन ज्यादा स्वामी भक्त होने के चक्कर में लोग नहीं बताते। ये तो गलत बात है। और ये हमारे सामने हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको गाली देकर जाएंगी हमारे मरने से पहले कि आपने क्या बर्बाद किया, क्योंकि 50 साल पहले हमको ऐसा नहीं मिला था। 50 साल बाद जैसा मिलेगा वो सारा इतिहास जाएगा। तो मेरा कुल मिलाकर के यही कहना है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इशू निकलते जाएंगे। क्योंकि ये जोशीमठ अकेला नहीं है, गुप्त काशी में नारायण का वही हाल है। ये मैं डेटा, साइंटिफिक डेटा के आधार पर जगहों के नाम दे रहा हूँ। पाटा का वही हाल है, कर्णप्रयाग का वही हाल है, भटवाड़ी का वही हाल है, गोपेश्वर आपका नया जोशीमठ किसी भी दिन साबित हो सकता है, शिमला किसी भी दिन आएगा आपका नीचे। देखिए अब किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। पौड़ी में नहीं बता सकता कि स्टेबल लैंडस्लाइड पे है या नहीं, बट पौड़ी में भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा। अल्मोड़ा की स्थितियां वही हैं। इन सभी जगहों में ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है, और जो नेचुरल ड्रेनेज थे उसके रास्ते हम लोगों ने भवन बना के बंद कर दिए। नेचुरल ड्रेनेज है उसके रास्ते में श्रीनगर में ही कम से कम 20 सरकारी संस्थान टिके हुए, उनके ऊपर सरकारों के अपने दफ्तर बने हुए हैं नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर। तो ड्रेनेज अपना रास्ता बदलेगा तो किसी भी दिन तोड़ेगा आपको।
और जब अंडरग्राउंड आप जब इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे होते हैं, आपका लैंड क्रीप भी कर रहा है, आपका लैंड सबसाइड भी हो रहा है, नीचे अर्थक्वेक की एक्टिविटी भी हो रही है, आप सड़क को लगातार काटते जा रहे हैं, कहीं दूर कोई टनल भी बन रही है, हो सकता है बहुत सुनहरी टनल, आई डोंट नो, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट चीजें तो हो रही हैं, डिफॉरेस्टेशन भयानक हुआ है, और ऊपर से सारे पहाड़ के साथ जो सबसे बड़ी चीज है कि सारे पहाड़ स्लोप पर है, मैदान हॉरिजॉन्टल नहीं है, स्लोप मीन्स की इज्जत करें, नहीं तो ये नीचे जाएगा, ग्रेविटी काम है। और ये हर बड़े शहर के साथ होगा। तो मुझे लगता है कि इसी हिसाब से हमारी सारी योजनाएं बननी चाहिए। अगर मैंने ज्यादा बोला हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक मौका मिला था तो थैंक यू सचिन। और देखा This was Sushil Bahuguna, Executive Editor, NDTV.